देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, इलेक्शन में ताहयात नाअहली के इलेक्शन के लिए ताहयात नाअहली पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों है? किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे हैं, कहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं तो कन्फ्यूजन ना फैलाई जाए। मुकदमात दायर करने से इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट के बाद ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या नहीं। 7 रुकनी लार्जर बेंच आज ये केस सुन रहा था। 62(1)F पे ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले या इलेक्शन एक्ट का नफाज होगा। लार्जर बेंच तश्कील हुआ है। ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकती, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है। दूसरी जानिब आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर जब फर्द जुर्म आयद हो रही थी तौहीन इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन मेंबरान को कि इक़्तिदार में आकर तुम पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। एक एक का नाम और शक्ल याद है। गुस्से में आए आज और देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को उन्होंने गुस्से में आड़े हाथों लिया है। दूसरी जानिब पीटीआई ने बल्ले के निशान की वापसी के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है अब, और बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन में रुकावट दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किरदार अदा करे। लतीफ़ खोसा कहते हैं बल्ले का निशान मिले या ना मिले तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। लतीफ़ खोसा ने यह भी दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम के लिए सहूलतकारी का काम कर रहा है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नून लीग पीटीआई वो काम नहीं कर सकती जो पीपल्स पार्टी कर सकती है। दिल की तकलीफ पर लंदन भागने वालों ने अवाम को कुछ नहीं दिया। एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून पर ताबड़तोड़ तनकीद का सामना ताबड़तोड़ तनकीद कर रहे हैं, निश्तर बरसा रहे हैं बिलावल भुट्टो। दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं पंजाब से अहम सियासी कामयाबियां मिलने की उम्मीद है और इसीलिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सीईसी की मीटिंग के साथ साथ लाहौर में क़याम भी बढ़ा दिया है। दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान का आईनी तरमीम का मुतालबा भी नजर आ रहा है। इख्तियार सबके लिए एमक्यूएम ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान भी किया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सूबों के बजट का हिसाब नहीं लेंगे तो महरूमियाँ बढ़ेंगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में काफ़ी वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा। 7 नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल हो गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल के बाद सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए इस पर हुक्म इम्तिना जारी कर दिया है। तो ये बहुत अहम मामलात हैं जिसके हवाले से जी आज हम बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ये कहते हैं कि जी या तो इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों ना अहल होंगे या फिर दोनों ही अहल होंगे इलेक्शन के लिए। ऐसा मामला है ये सारा 62(1)F का और नैब के हवाले से भी दोनों पे के दोनों ही एक मामले पे जो है वो अंदर जाए, मतलब या तो ना अहल होंगे वही अंदर जाएंगे या तो अहल होंगे और इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। और एक तरफ जहां ये सियासी महाजाराइयां हैं, मामलात हैं, वहीं दूसरी जाने महंगाई के सताए अवाम के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। 4 रुपये फी यूनिट 4 रुपये से ज़्यादा फी यूनिट का इतलाक हुआ है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसी सूरत हाल में भी जहां बहुत ज़्यादा माशी सूरत हाल ख़राब है, बिजली के नर्ख फिर बढ़ाए जा रहे हैं और बढ़ाए ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली। इसमें कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा, कोई कमी बेशी नहीं आ रही। जहां रेट बढ़ता है तो वो फिर बढ़ता ही जाता है। तो लोग फिर सवाल करते हैं कि डॉलर के ऊपर, सोने के ऊपर आप क्रैकडाउन करते हैं लेकिन बिजली के लाइन लॉसेस पर और बिजली के नर्ख को कम करने पर आपकी कोई तवज्जो नहीं है। हुकूमत की यानी कि बात हो रही है। इसी सब पे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है सेनेटर ताज हैदर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेरे साथ अली गौहर बलोच साहब हैं मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सेनेटर ताज हैदर सर आपकी तरफ आऊँगी। सर, हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ा अहम स्टेटमेंट उन्होंने दिया
और कहा कि जी या तो दोनों जो रहनुमा है, लीडरशिप है, यानी कि पीटीआर और पीएमएलएन की, वो अहल होगी या तो फिर ना अहल होगी। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि जहां ये सारा मामला है वहीं पर आज आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में किस तरह से नाअहली ताहयात के हवाले से और जो दूसरा नैब के हवाले से जो मुद्दत है नाअहली के, दोनों मामला चल रहे हैं और वो मुद्दत बहाल भी कर दी है नैब सजा याफ्ता के लिए। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? साथ ही क्या ये जो प्रोडिक्शन की है बिलावल साहब ने, और जो वो बार बार बात भी करते हैं इस हवाले से कि जी पीपल्स पार्टी वो काम कर सकती है जो नून लीग और पीटीआई नहीं कर सकी, वो इसी वजह से है कि बार बार जो लीडरशिप हम देखते रहे माजी में नून लीग की बाहर जाती रही है, अभी भी बाहर से आए, नवाज शरीफ साहब बाहर से जब से वापस आए तो मुबैना तौर पे सारी सियासी जमातें ये एलिगेशन लगाते हैं कि वो किसी न किसी डील के तहत आए। जी सेनेटर ताज हैदर साहब, ताज हैदर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी 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 जी। और जो हम सिंध में कर रहे हैं जी वो ये कि पीपल सेंटर्ड है, वो पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम है कि फायदा बराह रास्त का मुल्क के गरीबों को पहुंचे। और इसमें अभी आप बिजली का जिक्र कर रही थी जी। तो बिजली के लिए भी हम घर के अंदर कोई 3.5 रुपए की एक यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं कोयले से, जो कि सबसे सस्ती बिजली है मुल्क के अंदर। ये और बात है कि जो बिजली की तकसीम का निज़ाम है और जो बिजली के प्राइसिंग का निज़ाम है, जो टैक्स लगाए जाते हैं, उसकी वजह से हमसे जो चार्ज किया जाता है वो बहुत ज़्यादा है। फिर हमने कोई 2 साल पहले मैंने और सेनेटर सलीम मांडीवाला ने ये रेजोल्यूशन सेनेट से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कराया था कि हर इंडस्ट्रियल जोन के अंदर सोलर पार्क लगाया जाए ताकि इंडस्ट्री को 6 रुपये 7 रुपये की यूनिट बिजली मिल सके और वो डायरेक्ट जो प्रोड्यूस करे वो कंज्यूमर को बेच सके। सेनेट ने यूनानिमसली ये पास कर दिया था रेजोल्यूशन। अब चेयरमैन बिलावल ने इसको और आगे बढ़ाया और सिंध में हमने वो 21 लाख घरों पे सोलर पैनल्स लगाने का मंसूबा बनाया है, जिसमें 3 महीने में 2 लाख घरों पे हम लगा चुके हैं। तो ये 2 लाख घर जो हैं, एक तो यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती, दूसरी ये कि इनको मुफ्त बिजली फराहम होती है। अब प्रोग्राम के अंदर जो हमने दिया है वो ये कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोलर पार्क लगाएंगे और उसके ज़रिए लोगों को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। फिर ये कि जो इंडस्ट्रियल जोन होंगे उसके अंदर होंगे, घरों के ऊपर सोलर पैनल हम लगाएंगे। तो ये काम हो रहा है, ये काम चल रहा है। बस इस काम को हम तोसी देना चाहते हैं पूरे मुल्क में, ख़ास तौर से बलूचिस्तान के अंदर के जहाँ गांव जो हैं वो एक दूसरे से बहुत फासले पे हैं और छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर ये सोलर एनर्जी का जो प्रोग्राम है वो बहुत कामयाब इंशाल्लाह होगा। अच्छा, और इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं सेनेटर ताज हैदर साहब? आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपने दहाइयाँ देखी कई सियासत की, आपने आमरीत का भी ज़माना देखा, जमहूरियत का दौर भी देखा और आप हर चीज़ में कोशक रहे। ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कानूनी फ्रंट पे और ख़ास तौर पे ये जो नाअहली से मुतालिक नैब में भी मामला चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, फिर पीटीआई भी अगैन सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रही है अपने निशान की वापसी पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सब चीज़ों को कैसे देख रही है? देखिए, ये कानूनी मामलात हैं जो कि सुपीरियर जुडिशरी जिसको सुन रही है, और मैं कोई ऐसा माहिर कानून नहीं हूँ कि इसमें कोई राय दे सकूं। पार्टी की क्या राय है, मेरा पूछने का मकसद ये है। हमें फैसले का इंतजार होगा कि इसमें क्या फैसला होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये दोनों जो जमातें हैं ये अशराफिया के मफाद में सियासत करती हैं। यानी दो जो मॉडल हैं कि आप आवाम के मफाद में अपनी इकोनॉमी बनाएं या अशराफिया, बल्कि ये
पिछली 3 हुकूमतों में परवेज मुशर्रफ साहब की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की और पीटीआई की यही कंजम्पशन लेड इकोनॉमी रही। यानी ये कि बजाय इसके कि प्रोडक्शन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें, हम चीज़ों की खरीदारी के अंदर जो है वो कि जी ये गाड़ी ले लीजिए किस्त पे और ये ले लीजिए और वो ले लीजिए, और ये कहने लगे कि जी ये ग्रोथ इससे हो जाएगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इससे नहीं होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोडक्शन बढ़ाने से होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाने से होगी और उजरतें बढ़ाने से होगी, क्योंकि उजरतें बढ़ाने से जो गरीब तबकात हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, तलब बढ़ेगी और वो अपनी ज़रूरी अशिया खरीदेंगे, और जब ज़रूरी अशिया वो खरीदेंगे तो ज़रूरी अशिया की प्रोडक्शन बढ़ेगी। वो बाहर के मुल्क से नहीं आएंगी बल्कि यही जो है वो प्रोड्यूस होंगी। तो ये हमारा एक इकोनॉमिक मॉडल है जो अशराफिया की इकोनॉमी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और अशराफिया की इकोनॉमी जो है ये दोनों जमातें फॉलो करती रही हैं। तो नज़रियाती तौर पे ये दोनों जमातें एक दूसरे से बहुत करीब हैं। ठीक हो गया है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सर, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस छीन लिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी अब तो फैसला दिया है। हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। ऐसी सारी सूरत हाल में हालात मुश्किल हैं, कठिन है पार्टी के लिए। जो सिचुएशन हमने देखी कागज़ात नामजदगी के हवाले से भी जो हालात रहे, अब अगर बल्ले का निशान मिलता है या नहीं भी मिलता, फिर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कह रही है कि लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे तो लेकिन कितनी मुश्किलात होंगी, और ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन में जीतने के चांसेस कितने लग रहे हैं सर? रिदा, अगर आप इजाजत दें तो मैं ताज भाई की एक बात पे कह दूं। ताज भाई, आई थिंक सो आपकी फिगर्स कुछ गलत है, काफी गलत है। थर की बिजली जो है उसमें या तो आप सिर्फ एनर्जी पेमेंट बता रहे, कैपेसिटी पेमेंट नहीं बता रहे, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर रहा हूं एंड आई नो दीज फिगर्स वेरी इंटीमेटली। मैं SEMC का डायरेक्टर रहा हूं और थल पावर का भी डायरेक्टर रहा हूं, और दोनों प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। उसकी कंबाइंड पेमेंट जो है एनर्जी पेमेंट से पहले कैपेसिटी पेमेंट ही 8 सेंट है। अगर आप 280 रुपए के लिहाज से भी लगा लें तो तकरीबन 19 रुपए तो सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट के, और कोल की पेमेंट अगर आप डॉलर से जो सेंट्स वाइज लिंक करेंगे तो ये काफी ऊपर चली जाती है। तो मुझे नहीं पता आप 3.5 रुपए की फिगर कहाँ से दे रहे हैं। मैं तो आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। तो मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप लोगों को गुमराह करेंगे। दूसरी चीज ये, 15 साल सिंध के अंदर हुकूमत की है, जितने अच्छे मंसूबे आपने बताए सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके असरात हमें कभी नजर नहीं आए, न घरों के नजर आए, न सोलर पैनल के नजर आए। बिजली सोलर की आए हुए बहुत अरसा हो गया। चलिए, अब आप अच्छे प्रोग्राम करने की नीयत रखते हैं, उसको सराह सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा फ्लॉ है। इसे कि दुनिया में देयर इज नो फ्री लंच, और आपने तनख्वाहें डबल करने की बात की है 5 साल में। इसके मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो 20% के करीब होगा। अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बुलंद करने की बात करें और उसको लिंक करते तो कहीं बेहतर होता। अब रिदा, आपके सवाल पे, ये इम्तिहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये पाकिस्तान में हर जमहूरी पार्टी और जो जमहूरियत में यकीन करती है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज तो बादशाहत पे, दोनों आपकी बड़ी पार्टी सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बादशाहत पे यकीन रखती हैं। इससे कि जब तक नाम के साथ एक में भुट्टो नहीं लगाया जाए और दूसरे में शरीफ नहीं लगाया जाए, वो 50 साल की तारीख में किसी को सरबराह नहीं बना सकी है इस मुल्क की। और ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे सिलेक्टेड हो, चाहे अनअपोज हो, कि जिसने अनअपोज चेयरमैन के लिए भी नाम जो है वो इमरान खान के बेटे, भाई, बहू, बहन, बीवी का नहीं दिया, बल्कि एक आम तो ये फर्क है। और मैं ये समझता हूं कि जो पजीराई इमरान खान साहब के स्टैंड के ऊपर पाकिस्तान के अवाम दे रहे हैं, और जो वादा करके आए थे, और खासतौर पर जिसके बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्हीं ने लीड किया था कि 9% महंगाई पाकिस्तान के अवाम के लिए नागुफ्ताबे है, बर्दाश्त के बाहर है, वही हुकूमत का हिस्से थे, और वो 40% तक महंगाई चली गई।
गौहर साहब भी उसी हुकूमत का हिस्सा रहे। आज वो कहते हैं नवाज शरीफ मसीहा है, तो भाई तो काना दज्जाल शहबाज शरीफ था जिसने 40% तक महंगाई ले गया, तो उसको अपने बाजू में कब बैठाया? मसीहा और दज्जाल दोनों साथ साथ नहीं बैठ सकते। या तो कंडेम करो, वो भी इल्जाम जो है वो एक 3.5 साल की हुकूमत जिसमें से 2 साल कोविड के थे उस पर डालते हैं, सारी तबाही जो है वो उसने फेर दी। बरादरान मोहतरम, जिन लोगों ने पाकिस्तान पे हुकूमत की है इसके 76 साल तारीख में, उसमें 73 साल का स्कोर कार्ड कौन मेंटेन कर रहा है? पहले उसकी बात कर लीजिए, तो 3 साल की मैं बात कर लूंगा। तो जहां तक आपका सवाल कि हमें दिक्कतें कितनी होंगी, दिक्कतें तो बेतहाशा है। हर किस्म के रोड़े हमारी रास्ते में अटकाए जा रहे हैं। हमसे हमारा सिंबल लिया गया, हमारे पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया गया, हमारे 10,000 लोगों को कैद में किया हुआ है, हमारे लोगों को टिकट फाइल करने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा। कल रात को जो आपने एक जरताज गुल को देखा कि उसके साथ बाकी के साथ क्या हो रहा है, ये सब चीजों का हम मुकाबला कर रहे हैं। इसे कौमें बनती हैं जद्दोजहद से, कौमें बनती हैं प्रिंसिपल स्टैंड से। मैं ताज हैदर साहब की बड़ी इज्जत करता हूं इसलिए कि ये खड़े रहे हैं अपने कायद के साथ। जो भी इनके मेरे इख्तिलाफात हो सकते, लेकिन मैं हैसियत इंसान इनकी इज्जत करता हूं कि ये असूलों पे कायम रहते हैं। इख्तिलाफात अपनी जगह, ये बात मैं सबके लिए नहीं कह सकता, तो मैं तमाम लोगों को इख्तियार है, लेकिन जमहूरियत पे यकीन रखिए, इंशाअल्लाह जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो आफ्टर ऑल विल बी विक्टोरियस। लेकिन हर पार्टी को ये सोच लेना चाहिए कि आज तहरीक इंसाफ की बारी आई है, अगर हमने इस रविश को बदला नहीं तो कल इनकी बारी भी, और यही कोट करके आएगी कि जी माजी में भी ये कुछ हुआ है। तो माजी से सबक सीखना चाहिए, माजी को मेयार मत बनाइए। मेयार आइन में लिखा हुआ है, मेयार को और बुलंद कीजिए और इंशाल्लाह कोशिश करें कि सब लोग उस मेयार पे पूरा उतरे। तो बाकी देखी जाएगी, जिंदगी रहेगी तो जद्दोजहद भी। ठीक है, मैं अली गौहर बलूच साहब की तरफ भी जाऊंगी। अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं उनसे रब्ता करने की, अली गौहर बलूच साहब से। तो मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ भी जाऊं और उनसे भी पूछूंगी, क्योंकि बार बार जो सारी तोपों का रुख है इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है, और मुस्लिम लीग नून बड़ी पुरुमीद नज़र आ रही है कि जी वो इक़्तिदार में आ रही है और बहुत ही शान शौकत से आ रही है। सिर्फ आ ही नहीं रही बल्कि क्लीन स्वीप की बातें, 2/3 मेजॉरिटी की बातें, इस किस्म की बातें हमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से सुनने को मिल रही हैं इन दिनों। और ग्राउंड पे लेकिन सूरत हाल क्या वाकई ऐसी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब ये भी मामला हैं कि जहाँ टिकटों के तकसीम का मामला है उसमें भी बहुत ज़्यादा आपस में जो है वो इख्तिलाफात हैं। मैं वापस जाऊँगी अली गौहर बलूच साहब की तरफ। अली गौहर बलूच साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अली गौहर बलूच साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। एक्चुअली नेटवर्क में इशू था, सॉरी, क्लियर आप नहीं हो सका। अच्छा, कोई बात नहीं। अली गौहर बलूच साहब, सवाल यही है आपसे भी, सेंटर ताज हैदर साहब भी बात कर रहे थे, फिर शमीम नकवी साहब भी बात कर रहे थे, आपने थोड़ा मिस भी कर दिया है वो पार्ट क्योंकि आपका कनेक्शन का इशू आ रहा था। सवाल यही है कि जी बार बार बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि नून लीग और पीछे है वो काम नहीं कर सकती जो पीपल्स पार्टी कर सकती है। वो ये भी कह रहे हैं कि या तो जो नाअहली से मुतालिक जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उसमें दोनों ही फरीकैन नाअहल होंगे या दोनों ही अहल होंगे। पीटीआई के चेयरमैन और पीएमएलएन के जो पार्टी सरबराह है उन दोनों की बात हो रही है। दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि दिल की तकलीफ पर लंदन भागने वालों ने आवाम को कुछ नहीं दिया। ये सारी तोपों के रुख आपकी तरफ इस वक्त नजर आते हैं, पीपल्स पार्टी के भी, पीटीआई के तो थे ही थे। आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है आप लोगों ने अब कि सब लोग आप पे ही तनकीद कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, बात यह है कि हमारी पार्टी ने हमेशा अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट की है, और जाहिर है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो हैं, चाहे हम अपोजिशन इत्तेहाद में रहे या हुकूमती इत्तेहाद में रहे कुछ पार्टीज के साथ, लेकिन फिर भी जब इलेक्शन आता है तो तमाम पार्टीज एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आती हैं। जिन पार्टी ने अपनी को कारकर्दगी हो, जिसने कुछ पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया हो, वो अपनी कारकर्दगी बताते हैं, और दूसरे जो लोग हैं वो तनकीद करते हुए नजर आते हैं। असल बात तो ये है कि जो 2024 इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिस तरह से कि पाकिस्तान के अवाम ने
मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया, उनको वेलकम कहा, उनके साथ वालिहाना अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उससे दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो काफी परेशान नजर आती हैं। और दूसरी बात जो जहां तक बात है पीटीआई की, तो पीटीआई वाले आज असूलों की बात करते अच्छे नहीं लगते। इनको पता है कि ये तो बस इक़्तिदार आरटीए सिस्टम के जरिए, ये आरटीए सिस्टम की पैदावार है और ये वोट चुरा कर आए। इनको वो वक्त भूल गया है जब मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ तोड़ के ये जनूबी पंजाब से पीटीआई ज्वाइन करवा रहे थे, जब ये पूरी हमारी जितनी भी लीडरशिप थी, लीडरशिप थी, उनको जेलों में बंद करवा रहे थे, दीवारों के अंदर चलवा रहे थे। उस वक्त को असूल याद नहीं थे। इनको उस वक्त भी असूल याद नहीं थे जब इन्होंने सेनेट में अक्सरियत को अक़लियत में बदला और अक़लियत को अक्सरियत में बदला। इन्हें उस वक्त भी असूल याद नहीं थे जब सेनेट के अंदर PMLN का जो था इंतखाबी निशान भी उनसे छीन लिया और हमारे सेनेटर जो थे वो आजाद निशान के ऊपर, इंतखाबी निशान के ऊपर किए। बाकी इनसे पूछे कि इनका मंशूर था, कितने लाख इन्होंने नौकरियां देनी थी, कितने लाख इन्होंने घर बनाने थे, कितने अरब इन्होंने बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी थी, क्या इन्होंने अपने वक्त में वो बातें पूरी की? हाँ, इन्होंने रिकॉर्ड जरूर कायम किए, इन्होंने रिकॉर्ड करप्शन में कायम किए, इन्होंने करप्शन के मेगा स्कैंडल्स जो हैं वो इन्हीं के सर पे सेरा कह ले कि वो जनाब ये उस फील्ड के ये बात बेताज है, उसमें कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इनका कंपैरिजन नहीं है। चाहे 6 कैरेट की अंगूठियां इनको किसी से मांगनी पड़े या वसीम अकरम प्लस जैसे लोगों को पंजाब के ऊपर मुसल्लत करके पंजाब का बेड़ा गर्क करना हो और वहां से डीसी कमिश्नर RPO जो है वो लगा के उनसे कमीशन वसूल करना, उसका सिरा भी इनके साथ है। तो हमेशा इन्होंने इंतजार की सियासत की है। 9 मई जैसे वाकयात किस असूल की बात करते हैं, वो भी क्या इन्होंने कानून और आइन के दायरे में रहते हुए शुरा के मतलब यादगारों को आग लगाई, शुरा के मुजस्समों को तोड़ा, पाकिस्तान के मोटर व्हीकल्स को आग लगाई, वो रेडियो स्टेशन जिससे पाकिस्तान बनने की खबर में शुरू हुई थी कि उस रेडियो स्टेशन पर भी इन्होंने आग लगाई। ये पाकिस्तान के बदतरीन जो दुश्मन है, जो करते हैं, उन्होंने भी आज तक पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जो कि इन्होंने सलूक किया। गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये अब इनको उस वक्त याद आ रहा है, अब इनको कानून याद आ रहे हैं, अब इनको आइन याद आ रहा है, अब इनको असूल याद आ रहा है। इनसे पूछे जब ये बच्चे इक़्तिदार थे और शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर नहीं कहा था कि मिसाके मईशत कर लेते हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी तो मईशत को तबाह करने पे लगी हुई थी। ये अपनी किसी और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को और दीगर सबको चोर चोर के नारे लगाते थे और जब इनकी तलाशी ली गई तो पता चला सबसे बड़े डाकू ही ये खुद है। तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए टेलीविजन के ऊपर बैठकर असूलों की बातें करनी आसान है, लेकिन उन बातों पर अमल करना जो है वो काफी दुश्वार है और काफी मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है। हाँ, कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स पार्टी, दीगर पार्टी है, उनके साथ बात हो सकती है, लेकिन जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात किए वो पहले कौम से माफी मांगे, अपने आप को कानून के सामने रखें, उसके बाद जो शुरू हो पाएंगे फिर उनसे बात। अच्छा, ये तो एक तरफ पीटीआई की आपने बात कर ली ना, पीपल्स पार्टी भी तो आप पे एलिगेशंस लगा रही है, उसका भी तो बता दें। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि आया अगर वो लाहौर में आके अगर रावलपिंडी में आके जलसा करें तो क्या वो कह सकते हैं कि हम जो है लाहौर को कराची जैसा बना देंगे, रावलपिंडी को कराची जैसा बना देंगे? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है उसको अगर आइंदा उन्हें किसी फ्लोर के ऊपर मौका मिले तो अपने तर्ज हुकूमत के ऊपर उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा उसको कोशिश करें कि उसमें तो बेहतरी लेकर आए, उस पर नजरसानी की कोशिश करें। तो जो रूरल सिंध है दूर तक भी नजर नहीं आता। और अब आपकी आवाज कट रही है, बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है अली गौहर साहब। जी, मेरे यहाँ पे
आपकी तरफ से आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, दोबारा से आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल मैं वापस सेंटर ताज हैदर साहब की तरफ भी जाऊंगी। ताज हैदर साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे थे कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स में चेंजेस हैं, उन्होंने उसको ठीक करके भी आपके गोशे नज़र किया, और साथ ये जो महंगाई की भी हम बात कर रहे हैं सर, और वाकई हम देख रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी गई है, बिजली मज़ीद पे मज़ीद इतनी महंगी की जा रही है कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या कोई भी सियासी जमात अभी तक इस मामले को हल करने में हम देखते हैं कि नाकाम ही नज़र आती है। अनफॉर्चुनेटली ये जो बिजली का मामला है वो ऐसा मामला है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है आवाम के लिए पाकिस्तानी। सर ताज हैदर साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी जी, ताज हैदर साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही, थोड़ी बढ़ा दीजिए। ताज हैदर साहब की आवाज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही, वो क्या कह रहे हैं? अच्छा, कोई बीच में कुछ डिस्टर्बेंस है। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ जाती हूँ, ये उन्हीं की तरफ से लाइंस में डिस्टर्बेंस आ रही है आज गेस्ट की तरफ से। मैं जाऊँगी उनकी तरफ दोबारा, लेकिन मैं मूविंग टूवर्ड फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस साहब, अली गौहर बलोच साहब ने एक पूरी चार्जशीट है जो आपके खिलाफ खोल दी है मुस्लिम लीग नून ने, क्या कहेंगे उस पर? बीबी, ये कितनी दफा से ये चार्जशीट खोले बैठे में। इस चार्जशीट का सबसे अच्छा जवाब तो ये होता कि पीटीआई की 3 साल और शहबाज शरीफ के 16 माह दोनों का कंपैरिजन कर लेते। पेट्रोल की कीमत, महंगाई, चीनी, आटा, जो जो ये चार्ज लगा रहे। मैं तो अपने अचीवमेंट्स में ये दिखा सकता हूं कि मैंने अपने आखिरी 2 साल में 6% ग्रोथ दी, जो कि कॉन्टिन्यूस 2 साल कॉन्टिन्यूस 17 साल तक नहीं हुई थी पिछले। जो ये बातें कर रहे हैं इनको ये भी याद नहीं कि हम पे चार्ज 2018 में आरटीएस का नहीं है, आरओ के इलेक्शन का है। 2013 में इनके ऊपर था आरटीएस के इलेक्शन के, ये उसकी पैदावार है। और वो चार्ज लगाते थे इनके पार्टनर मिस्टर आसिफ जरदारी, हमने नहीं लगाता है, ये आसिफ जरदारी साहब ने इनके ऊपर लगाया है। तो इनकी बेचारे की याददाश्त इफेक्ट हो चुकी है, इनको समझ में नहीं आ रहा, बौखलाए हुए हैं। मैं इनकी एक एक बात का जवाब दे सकता हूं। अगर आप चाहती हैं कि आपके प्रोग्राम में पीएमएल-एन की परफॉर्मेंस दिखाई जाए, पीडीएम की परफॉर्मेंस दिखाई जाए, इनके हालात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब इतने पॉपुलर है कि उसके बाद से आज 1 माह से क्या 1.5 माह होते जा रहा है, 1.5 माह नहीं 2 माह होने जा रहे हैं, इन्होंने कोई एक और जलसा रिपीट नहीं कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब पावर से हटाया है तो इमरान खान ने 45 दिन में 58 जलसे किए थे, और हर जलसे में रिकॉर्ड लोग आए थे, गांव में भी किए, शहर में भी किए। तो इनकी अवाम में पजीराई जो है, हर सर्वे दिखा रहा है कि एक तरफ इमरान खान की पॉपुलैरिटी 80% है, और ये गैलप का सर्वे, मेरा सर्वे नहीं है, ये पल्स का सर्वे और ये इनके अपने इदारों के सर्वे जो कि दिखाते हैं कि नवाज शरीफ इज बिलो 20%, बिलावल इज एट 6%, एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीडर है वो 70 से 80% की पॉपुलैरिटी रेंज में। अगर हम इतने ही बुरे थे तो ये इतने घबरा क्यों रहे? सबसे अच्छा मौका तो इनके लिए ये था कि अपने लिए एनआरओ नहीं लेते और फौरन ही जैसे नो कॉन्फिडेंस मूव किया था, जैसे इनके सरबराह आला पाकिस्तान की उम्मीदों का महवर मिस्टर नवाज शरीफ, जो अपने आप को नए नए खिताबात दिलवा रहे हैं, अब उनका पता नहीं कायद भी कुछ हो गए। उन्होंने इनसे बार बार कहते रहे इंतखाब कराओ, लेकिन शहबाज शरीफ इंतखाब कराने से भागते रहे। वो कहते रहे भाईजान पहले मैं आपके लिए एनआरओ तो ले लूं, पहले मैं आपके लिए अदालती निज़ाम तो सेट कर लूं कि आप वापस आ सके। और अब जब वो आप वापस आ गए तो बेचारे शहबाज शरीफ की गुड्डी कटने वाली है, इसे कि पीडीएम के दौरान जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उसकी वजह से उनकी रैंकिंग के लिहाज से अब वो मरियम नवाज से नीचे आ चुके हैं, और ये खानदान नवाज शरीफ की अलहदा बनेगी और खानदान शहबाज शरीफ जो है शायद किसी वजारत के ऊपर जो है डिमोट होके रहे। ये पहले अपने आपस के मसाइल हल कर ले, पाकिस्तान के मसाइल क्या हल करेंगे? ये वो शख्स है जो वादा करके गया था मैं वापस आऊंगा जैसे ही मेरा इलाज हो जाएगा, उसका इलाज भी नहीं हुआ, वो वापस भी नहीं आया। जो गया था कि उसके प्लेटलेट्स अंडर 15,000 थे, उसके प्लेटलेट्स कैसे बढ़े, कौन सा इलाज हुआ?
दुनिया में कौन सी मिरेकल ड्रग आई जो 15,000 प्लेटलेट वाले को हफ्ते के अंदर इतने प्लेटलेट्स दे दे कि वो घूमता फिरता हुआ नजर आए। और फिर जितने कौम से वादा किया था, बकायदा कहा कि मैं जैसे इलाज मुकम्मल होगा मैं वापस पाकिस्तान आऊंगा। वो आया। उससे पहले उसने कहा कि मुझे मुशर्रफ ने निकाला नहीं, मैं कोई डील करके नहीं गया। इसे मुशर्रफ ने पर्चे सामने रख दिए। उसने कहा कि जी मैं हर चीज का मनी ट्रेल देने को तैयार है। कौम से खिताब किया, असेंबली के फ्लोर पे किया। असेंबली के फ्लोर पे भी झूठ बोलना जो है बहुत बड़ा पार्लिमानी उसमें हिस्ट्री में बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। क्या जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मसाइल बढ़ गए? कतरी खत, हुदैबिया पेपर में कतरी खत, हेलीकॉप्टर केस कतरी खत। ये कतरी खत नहीं हो गया, सुलेमानी टोपी हो गई। इनके हर जुर्म छुप जाता है कतरी खत पे। तो मैं इनकी क्या बात करूं, इनकी परफॉर्मेंस करूं? इन्हीं ने पावर प्लांट्स लगा दिए लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस नहीं डाली। आप यू एंडेड अप पेइंग कैपेसिटी पेमेंट्स फॉर प्लांट्स जो लग तो गए थे लेकिन उससे बिजली नहीं ली जा सकती थी। ये इनकी वंडरफुल प्लानिंग थी। इन्हीं ने मुल्क को कहां कहां नुकसान पहुंचाया। इनका पहला प्रोजेक्ट मोटरवे था, स्टार्टिंग फ्रॉम नोवेयर टू नोवेयर। दुनिया में कोई आदमी किसी मुल्क में भी कोई मोटरवे बनती है तो शुरू होती है एक कोने पे, या शुरू करते केपी में या शुरू करते कराची से। अयूब खान ने जब बेहतर सड़क पहले पाकिस्तान के अंदर पहली सुपर हाईवे कहां बनी, हाईवे किधर बनी? कराची टू हैदराबाद। इस मुल्क को किस तरह तरक्की करनी चाहिए थी? पहले हाईवेज बननी चाहिए थी, उसके बाद मोटरवेज बननी चाहिए थी। इनका टॉपसी टर्वी प्रोग्राम है। ये लैपटॉप्स देते हैं जबकि 1.5 करोड़ 2 करोड़ बच्चा जो है स्कूलों से बाहर होता है। इन्हें उन बच्चों की फिक्र नहीं जो स्कूल से बाहर है। वो कहते हैं हमारे बच्चे को लैपटॉप देंगे। सही है। अली ये इनकी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज है। आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू करूं तो मैं अगले 1.5 घंटे तक नवाज शरीफ और उनके खानदान के कारनामों पे नहीं, फिरदौस भाई 1.5 घंटे का शो नहीं है। मैं आपके बजट के अभी नहीं एक ले लीजिए आखिरी। जी पूरे पंजाब का डेवलपमेंट बजट का 62% एक शहर में लगा दो। जी लाहौर। क्या ये पंजाब के साथ इंसाफ किया इन्हीं ने? और फिर वो कहते हैं कि लोग आके दिखाएं कि जी हम लाहौर जैसा बनाएंगे। या वो तो सही कह रहे हैं। बिलावल कह ही नहीं सकता जाके कि वो सिंध में एक यूसी का मुकाबला नहीं करवा सकता केपी की यूसी से, पंजाब की यूसी से। कोई कहते कि हमारी ये यूसी मॉडल यूसी है। जिस तरह बुरी तरह रेप किया गया है सिंध को 15 साल में। अच्छा, बस टाइम मेरे पास शुरू जी फिरदौस साहब मेरे पास टाइम भी कम है ना। मैं अली गौहर बलोच साहब से बस लास्ट कमेंट ले लूं। अली गौहर बलोच साहब कमेंट कर दें सब पे। देखिए कि जिस आदमी को जो के के ऊपर गैर आईनी तरीके से मुसल्लत हुआ था उसको एक आईनी तरीके से उतारा गया और जाति क्या कि मैं माइंड बिछा के जा रहा हूँ, बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहा हूँ। उसके 2 सूबों के जो वजीर थे वो उतर गए थे खजाने में। वो पाकिस्तान दुश्मनी में ये हयात देते हुए उनकी ऑडियो सुनी कि भाई आप IMF को लेटर लिखेंगे पाकिस्तान को कर देना। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेके इन्होंने हटा दिए और वो मतलब है कि चीजें चोरी की, मतलब घड़ियों को भी नहीं छोड़ा कि इससे बहुत क्या होगी। धुआं और शोर खारिज करने वाली गाड़ियों के मालकान खबरदार। धुआं और शोर खारिज करने वाली गाड़ियां फिजाई आलूदगी और बीमारियों की एक बड़ी वजह हैं। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में ऐसी गाड़ियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। अपनी गाड़ी के साइलेंसर, पिस्टन ठीक करवाएं, प्रेशर हॉर्न हटा दें, गाड़ी का माहाना फिटनेस चेकअप करवाएं और गाड़ी के क्लियरेंस सर्टिफिकेट की बर वक्त तजदीद करवाएं। बसूरत दीगर आप पर 10,000 रुपए रोजाना जुर्माना हो सकता है और आपकी गाड़ी जब्त भी हो सकती है। अपनी गाड़ी की मरम्मत करवाएं। सिंध को आलूदगी से पाक और साफ सुथरा